जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 2 मार्च 2023 को ज्योग्राफी का आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम है 2023 के लिए वो कंडक्ट करवाया जाना है, जिसकी तैयारी हमने अपनी तरफ से आपकी बहुत अच्छी ऑलरेडी करवाई हुई थी। लेकिन बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी कल पेपर है हमारा, तो उसके लिए आप ना एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें एक ही वीडियो के अंदर आप 2 सैंपल पेपर की हमारी तैयारी करवा दें। ठीक है, यानी कि एक तरीके से रिवीजन करवा दें। तो वही वीडियो हाजिर है और इस वीडियो में हम 2 सैंपल पेपर को लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और डेफिनेटली ये 2 पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके कल के ज्योग्राफी के पेपर में। देखो वीडियो जो है वो अराउंड आपकी 1 घंटे की ज्यादा की बनेगी, लेकिन आई एम 110% श्योर कि अगर आपने कंप्लीटली देख ली तो आपकी तैयारी एक नंबर की नेक्स्ट लेवल तक की होने वाली। ठीक है, और सबसे जरूरी बात कि ये हिंदी मीडियम में भी वीडियो होगी और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी आंसर यहाँ पे बताए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। देखिए ऑलमोस्ट आपको पेपर का पैटर्न वगैरह तो सारी चीजें पता ही है। फ्रंट पेज इस तरीके का रहेगा। ठीक है, भूगोल सैद्धांतिक है, पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। पेपर की वेटेज होगी 70 मार्क्स की। पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होगा बच्चों। खंड ए जिसमें आपके 17 एमसीक्यू होंगे। खंड बी रहेगा जिसमें आपके 3-3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो स्रोताधीत होंगे, जिसमें 18वां जो है वो गद्यांश रहेगा चैप्टर से और 19वां जो है वो एक कोई चित्र रहेगा उस आधार पे। और खंड सी में आपका जो है वो 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा। और खंड डी में जो है ये 29-30 आपके मानचित्र बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन इसके बारे में और मैप के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक और सैंपल पेपर मैंने लिया हुआ है, 2 सैंपल पेपर हमने यहाँ पे लिए हुए हैं जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हम करवा सकें। बाकी सेक्शन ए और बी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। बाकी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने सेक्शन नंबर हमारे, हाँ ये रहा देखो, सेक्शन नंबर सी की तरफ, जिसमें 5-5 नंबर के हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और कल जो आपका पेपर होगा ना, इस वीडियो से मैं गारंटी देता हूं कम से कम 40 से 50 नंबर तक का क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाला है। आप देख लेना कल के पेपर। ठीक है, जब कल मैं सॉल्यूशन डालूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, बेसिकली सेक्शन सी है, 24 से 28 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपकी मैं मैप की प्रैक्टिस करवा दूंगा वीडियो के एंड में। देखिए क्या है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका तथा उसकी आलोचना स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें डब्ल्यूटीओ की भूमिका और आलोचना समझानी है। तो आइए समझते हैं क्या होती है। देखो, विश्व व्यापार संगठन की नींव पड़ती है गेट से। जैसे यूएनओ की नींव किससे पड़ती है, लीग ऑफ नेशन से, इसी तरीके से डब्ल्यूटीओ की नींव पड़ती है गेट से। गेट क्या है, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। ठीक है, जिसकी स्थापना होती है 1948 में और गेट के उत्तराधिकारी के रूप में ही 1995 में डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन बन जाता है। ठीक है, अब इसके मेनली उद्देश्य या कार्य क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। कैसे विवाद, व्यापार के मामले के विवाद में कोई नियम बनाना होता है तो भी यही करता है, और भी जो व्यापारिक संबंधी गतिविधियां वो यही करता है। ठीक है, एवं अनदर जो कंट्रीज हैं उनको क्या करता है, दूर संचार, बैंकिंग जैसी अन्य जो सेवाएं हैं वो भी यही प्रदान करता है। अगर कोई कमी होती है तो ये पूरा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो विश्व व्यापार संगठन की आलोचना करते हैं। आलोचना क्यों करते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि डब्ल्यूटीओ ने मुक्त व्यापार एवं भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया, यानी कि जो फ्री ट्रेड होता है उसको बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से जो विकासशील देश है या फिर अल्प विकसित देश हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बेसिकली डब्ल्यूटीओ जो है वो धनी लोगों को और धनी बना रहा है, गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाता चला जा रहा है। ठीक है, अब डब्ल्यूटीओ पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसने विकसित देशों के जो बाजार है उनको तो विकसित किया है, उनको विकासशील देशों तक पहुंचाया है, लेकिन विकासशील देश के जो माल उत्पादित होते हैं वो विकसित देशों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसे डब्ल्यूटीओ की नीतियां हैं। ठीक है, इस संगठन में केवल कुछ विकसित और कुछ जो मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र हैं उन्हीं का दबदबा ज्यादातर देखा जाता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ पर्यावरणीय मुद्दों, बाल श्रम, श्रमिकों के स्वास्थ्य अधिकारों की उपेक्षा करता है, क्योंकि ये उनके लिए कोई ज्यादा अहम कार्य नहीं करता है। जबकि इसका केंद्र में जो कार्य है
वो पर्यावरणीय मुद्दे, बाल श्रम, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं उनके अधिकार की रक्षा करना ही है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये ऐसा करता नहीं है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है भाई। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में आपको ये बातें याद रखनी है और आप इस तरीके से इसे समझ गए हो। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट्स क्रिटिसिज्म। तो कैसे करेंगे इसके बारे में बात, आप इजीली यहां से देख सकते हैं। ठीक है, WTO क्रिटिसिज्म की बात आएगी तो आपके सामने ये पॉइंट आ जाएंगे, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक तथा आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो पॉपुलेशन डाइवर्जन होता है, जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है, उसको प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक और आर्थिक कारक है वो कौन कौन से। तो नॉर्मली पहले ये समझो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे क्यों। तो सामान्यता जो है वो लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे। नॉर्मली हम भी ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हमें भोजन मिल जाए, पीने के लिए अच्छा पानी मिल जाए, घर बनाने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाए। तो इसीलिए क्या होता है कि जो प्राकृतिक और आर्थिक कारक हैं वो इसको प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण को। कैसे? पहले बात आती है प्राकृतिक कारक की। तो प्राकृतिक में उच्चा बच्चा जाएगा, जैसे कि पर्वतीय पठारी या फिर उबड़ खाबड़ वाले जो एरिया होते हैं यहाँ पे लोग कम रहते हैं। लेकिन वही जो मैदानी क्षेत्र होंगे वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो भूमि, मतलब यहाँ के जो क्षेत्र है उनकी भूमि काफी उर्वर होती है, आसानी से वहां पे कृषि की जाती है। जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांगो आदि जो घाटियां हैं, यहाँ पर ज्यादा आबादी पाई जाती है, सघन घनी आबादी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जलवायु आ जाता है। तो नॉर्मली ना तो हम अत्यधिक गर्म में रह सकते हैं, ना तो अत्यधिक ठंडे में रह सकते हैं। हमें ऐसी जलवायु चाहिए जो बेसिकली हमारे लिए एकदम अनुकूल हो। ठीक है, अब इसके विपरीत जैसे जो शीतोष्ण है या फिर मानसूनी प्रदेश है, यहाँ पे हम अच्छे तरीके से रह पाते हैं, तो इसीलिए जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। आप अभी के टाइम पे अंटार्कटिका जाके देख लो कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं मृदा। अब मृदा तो बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि जब आप जहाँ पे रह रहे हो, अगर वहां पर आप खाद्यान्न ही नहीं कर सकते, कृषि ही नहीं कर सकते, फसल नहीं कर सकते, अनाज उत्पन्न नहीं कर सकते, तो क्या वहां पे रहोगे? नहीं रहोगे। इसीलिए ज्यादातर ये देखा जाता है कि ऐसे एरिया जो नदी घाटियों के आसपास में है, वहां की जो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, जहाँ पे कृषि कर सकते हैं, अनाज पैदा कर सकते हैं, तो लोग वहां पे ज्यादा बस जाते हैं। ठीक है, फिर खनिज पदार्थ आते हैं। कई ऐसा भी होता है कि भाई अगर जैसे कि आपने बेसिकली वो पढ़ा हो ना, गोल्ड रश के बारे में 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, गोल्ड रश अमेरिका में वो जो जन्म लेता है इस तरीके से, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है कि अगर कहीं पे खनिज पदार्थ इंपॉर्टेंट पाएगा, जैसे सोना पाया गया कहीं पे, या फिर जो है कहीं पे हीरे पाए जाते हैं, हीरे की खदान मिल जाती है, तो लोग वहां पे रहने लायक वातावरण बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि सऊदी अरब के भीषण गर्मी वाले क्षेत्र में आज तेल मिलता है, तो लोग वहां पे बसे हुए हैं। किस वजह से? केवल खनिज पदार्थ की वजह से। ये बात आ जाती है। फिर वनस्पति होती है। देखो नॉर्मली जो ज्यादा बड़े बड़े वन होते हैं, जैसे अमेजन बेसिन का वन हो गया, या फिर और भी बड़े बड़े वन होते हैं, अब वहां पे रहोगे? नहीं रहोगे। वहीं जो नॉर्मली छोटे छोटे वन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे घर वगैरह बनाया जा सकता है, तो वहां पे रह पाओगे, तो वनस्पति आ जाता है। ये चीजें हैं। तो ये है इसके प्राकृतिक कारक, उच्चावच, जलवायु, मृदा, खनिज पदार्थ और वनस्पति। आर्थिक कारक क्या है बच्चों? आर्थिक कारक 3 से 4 है मेनली। परिवहन का विकास, क्योंकि देखो आप जहाँ क्षेत्र पे भी रहते हो, वहां पर आपको किसी अन्य क्षेत्र तक जाने के लिए परिवहन तो चाहिए। तो जहां पर अच्छा परिवहन का विकास होगा, आप वहां पे बस जाएंगे। ठीक है, विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़ रहे क्षेत्र सघन आबाद हैं, ये दर्शाएंगे। ठीक है, नगरीय और जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे उद्योगों और नगरीय केंद्रों की वृद्धि का एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करते हैं। यानी कि जहाँ पे नगरीकरण ज्यादा होगा, औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा होंगे, जहाँ पे उद्योग ज्यादा होंगे, वहां पे ज्यादा लोग बसेंगे। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें वहां पे मिलेगा रोजगार, और जहां उन्हें शहरों में रोजगार मिल गया, वहां पे वो बसेंगे, पैसा कमाएंगे और अपना विकास करेंगे। ये चीज आ जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डाइवर्जन को। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अथवा में है प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है बच्चों, और ये प्रश्न 5 नंबर में आया है, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक गतिविधियां। तो प्राथमिक गतिविधियां क्या होती है? ये सीधे मानवीय क्रियाकलापों से जुड़ी होती है। ठीक है, यानी कि हम जो क्रियाकलाप करते हैं ये उनसे जुड़ी होती है, और ये सीधे पर्यावरण के संबंध में होती है। ठीक है, प्राथमिक गतिविधियों से जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होता है, फिर चाहे वो भोजन हो, ठीक है, आखेट यानी कोई शिकार वगैरह हो, पशुचारण करना हो, मछली पकड़ना हो, वनों से लकड़ी प्राप्त करना हो, कंद मूल, फल, अन्य उत्पाद एकत्रित करना हो,
कृषि या खनन कार्य करना हो, तो ये जो भी पदार्थ हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, इसका उपयोग सीधे उपभोक्ता स्वयं कर लेता है। इसके लिए किसी दूसरे द्वितीय सेवा यानी कि जो मशीन वगैरह इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि जो व्यक्ति इसमें काम करते हैं, इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप में जिनका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र वो घर से बाहर होता है, उनको लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, इसमें वे क्षेत्र आते हैं जहां पर विषम जलवायु व भौगोलिक दशा विद्यमान होती है, यानी कि जहां पर उनको जैसी भौगोलिक दशाएं चाहिए वहां पे मिल जाती हैं, उस हिसाब से वो अपना विकास करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ के अधिकतर लोग आदिम अवस्था में यानी कि जो उनकी पुरानी सामाजिक रीतियां चली आ रही है ना, उस हिसाब से जीते हैं, और इसीलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी ना के बराबर होती है। ये चीज यहाँ पे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाती है। ठीक, अब इसी में दूसरा पार्ट आता है द्वितीय क्रियाकलाप यानी कि द्वितीय गतिविधियां। ये क्या होती हैं? बेसिकली प्राथमिक उत्पादों की गुणों व रूपों में परिवर्तन करके उन्हें और अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है, और कई यांत्रिक तथा मशीनीकृत प्रक्रियाओं के द्वारा प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्कृत करने के बाद उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए उसे भेजा जाता है। ठीक है, इनके लिए छोटे घरेलू उद्योगों से लेकर बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, औद्योगिक इकाइयां होती हैं, वो स्थापित की जाती हैं। ठीक है, इसमें उच्च जनसंख्या वाले जो विकसित और विकासशील क्षेत्र हैं वो आते हैं। यहाँ पे आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जा चुका होता है। ओके, तो ये है आपकी द्वितीय गतिविधियां। सिंपल सी बात है, प्राथमिक उत्पादों से हमें जो भी प्राप्त होता है उसमें मशीन के द्वारा परिवर्तन कर देते हैं और अधिक मूल्यवान बना देते हैं। ठीक है, घरेलू स्तर पे जो छोटे छोटे उद्योग हम लगा सकते हैं, बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं, औद्योगिक इकाइयां लगा दी जाती है। ठीक है, जनसंख्या वाले बड़े बड़े विकसित विकासशील देश इसमें शामिल हो जाते हैं, आधुनिकीकरण व औद्योगिकरण उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, ये सारी चीज में शामिल होती है। सिंपल, ठीक है भाई, तो ये है आपकी प्राथमिक गतिविधियां और ये है आपकी द्वितीय गतिविधियां। अब इन्हीं को आप देख लेंगे इंग्लिश में कैसे? डिस्कस द नेचुरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इन द वर्ल्ड। तो कैसे हैं ये? लिखेंगे नॉर्मली पहले नेचुरल फैक्टर्स के बारे में, तो ये आता है पहले रिलीफ, उसके बाद में क्लाइमेट, फिर सॉइल एंड द मिनरल्स, एंड द लास्ट वन इज वेजिटेशन। ठीक है, एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद में इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या क्या डिफरेंस है? तो ये है आपके प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक, उसके बाद में ये आ जाती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज। बस यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका ये। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 26, लेकिन 26 से पहले मैं आपको समझाता हूँ 24 का ये वाला क्वेश्चन, जिसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि 24 क्या दिया हुआ है कि भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे एवं इनके क्या सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़े थे इसके बारे में। तो क्या क्या कदम उठाए गए थे भाई, आइए देखते हैं। तो कदम ये उठाए गए थे बच्चों कि बेसिकली यहाँ के जो भरमौर क्षेत्र के निवासी हैं, इनके जीवन की गुणवत्ता और इनको सुधारने के लिए हिमाचल एवं अन्य प्रदेशों के समांतर विकास करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। क्या कदम उठाए गए थे इसके लिए? कदम ये उठाए गए थे कि जो नागरिक हैं इनके लिए आधारभूत अवसंरचना, जैसे कि उनके लिए विद्यालय, अस्पताल, इन सभी का विकास करना। ठीक है, उनके लिए स्वच्छ जल, सड़क, संचार तंत्र एवं बिजली की उपलब्धता करवाना, ताकि अच्छे से अपना विकास कर सके, अच्छे से आ जा सकें, अच्छे से एक दूसरे से बात कर सकें, बिजली के मामले में और अग्रणी बन सकें। ठीक है, कृषि के लिए नए एवं पर्यावरण अनुकूलन जो तरीके हैं उनको प्रोत्साहित किया गया था। साथ ही पशुपालन के जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनको प्रोत्साहित किया गया था। ये सारी चीजें थी। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या पड़े? तो प्रभाव तो भाई बहुत अच्छे पड़े। जैसे प्रभाव ये पड़ा कि जनसंख्या जो थी वो अब पढ़ लिखने लगी। ठीक है, मेनली जो स्त्रियां थी वो अब पढ़ लिखने लगी थी। दाल हो गई या फिर अन्य जो ऐसी फसलें जो नकली फसलें होती थी उनका उत्पादन तेजी से बढ़ता चला गया। क्रांतियों जो कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां होती हैं जो पुरानी परंपरा चली आ रही होती हैं, जैसे बाल विवाह वगैरह, इन सभी को समाज से मुक्ति मिली। क्यों भाई? क्योंकि अब स्त्रियां भी पढ़ लिख चुकी थी। ठीक है, लिंग अनुपात में सुधार आता है क्योंकि जब लोग पढ़ लिख जाते तो वो बेसिकली मैच्योर हो जाते हैं, और उसके बाद में नॉर्मली इन सभी से क्या हुआ? लोगों के जीवन स्तर में हुई है वृद्धि। सिंपल सी ये बात है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ Vermont area and what were the social and economic effects? Explain. For the following steps were taken from the development of Vermont area and the social and economic impact was here. Okay. Now यहाँ पे ये आ जाता है बच्चों कि भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में जो सड़क परिवहन है
ये अत्यधिक उपयोगी क्यों माना जाता है, ये वर्णन करना है आपको। तो क्यों माना जाता है सड़क परिवहन सबसे ज्यादा उपयोगी? क्योंकि भाई चाहे कोई भी उबड़-खाबड़ वाला एरिया हो, ढलुआ भूमि हो, कहीं पर भी सड़क आसानी से बनाई जा सकती है। ठीक है? सड़क परिवहन के द्वारा आप किसी दरवाजे से लेके दूसरे दरवाजे तक, यानी कि अपने घर से किसी अन्य के घर के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर तक भी आप जो है अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हो। ठीक है? सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों का मूल परक है। क्यों भाई? क्योंकि अगर आपको रेलवे तक पहुंचना है, ठीक है, मान लेते हैं आपको अपने घर से लेके रेलवे तक पहुंचना है, या फिर हाईवे तक पहुंचना है, या फिर किसी बंदरगाह तक पहुंचना है, तो जाओगे कैसे? रास्ते से जाओगे, सड़क के माध्यम से तो जाओगे। तो इसीलिए ये अन्य परिवहन साधनों की पूरक मानी जाती है। ठीक है? अगर कोई भी सामान शीघ्र खराब होने वाला होता है, फिर जल्दी होने वाला होता है, तो उसे इसके माध्यम से ढोया जा सकता है। थोड़ी दूरी की मात्रा के लिए इसमें ये बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही इसका जो निर्माण वगैरह रख-रखाव है, ये आसानी से हो जाता है और लागत भी बहुत कम आती है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, सिंपल सा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मेरी समझाने की जो स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 2 सैंपल पेपर समझाने हैं आपको तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, अगर मैं तेजी से भी समझाऊंगा तो भी। बट आपको समझ में आ जाएगा, मैं इतनी ईज़ी लैंग्वेज में समझाता चलूंगा। ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन क्या है? देश की प्रगति में रेलवे के गहन योगदान है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय रेलवे की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आइए समझते हैं। तो देश की प्रगति में रेलवे का योगदान कैसे है? क्योंकि भारतीय जो रेल का जाल है, ये विश्व के सबसे बड़े-बड़े जो रेल जाल हैं, उनमें से एक है और इसका देश के विकास में अत्यधिक योगदान है। कैसे? बेसिकली रेलों के द्वारा कोयला सबसे अधिक ढोया जाता है और अधिक जो भारी कच्चे माल होते हैं, उनकी ढुलाई भी इसी के माध्यम से होती है, जिससे कि जो खनिज वगैरह है, वो विश्व के साथ ही साथ भारत के अन्य कोनों तक पहुंच सकता है। ठीक है? रेल जो होती है, वो खनिजों से तैयार माल को भी विभिन्न स्थानों तक पहुंचाती है। साथ ही विदेशों से जो भी माल आता है, चाहे वो पेट्रोलियम होता है या फिर कुछ अन्य जो धातु होती है वो आता है, तो उसको भी बाजारों तक पहुंचाना होता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेल यात्रियों को, माल को भारी संख्या में दूर-दराज के स्थान तक ले जाती है और साथ ही वापस लेके आती है। तो ये क्या दर्शाती है कि उद्योगों के विकास के संबंध में, लोगों के विकास के संबंध में रेलवे का गहन योगदान है। ठीक है? अब बारी आती है कि प्रमुख समस्या क्या है रेलवे की? तो ऐसे एरिया जो मरुस्थलीय हैं, जहाँ पे रेत की टिब्बे यानी कि रेत वगैरह जहाँ पे ज्यादा होती है, वहां पे आप रेलवे की पटरी नहीं बिछा सकते हैं। ठीक है? साथ ही जो वन प्रदेश हैं या फिर दलदली क्षेत्र हैं, वहां पे आप रेल मार्ग नहीं बिछा सकते हैं। ठीक है? पहाड़ी क्षेत्र तथा नदियों पर पुल बनाना बहुत ही खर्चीला होता है, क्योंकि एक पहाड़ी क्षेत्र पर लोहे का पुल वगैरह बनता है या फिर नदियां जो होती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगता है उस चीज का। ठीक है? आप कभी रेलवे सफर किए होंगे तो आपको जब जाते होंगे तो नीचे आप देखते होंगे कि पानी ही पानी है और फिर बस बस वो लोहे का पुल आपको दिख रहा होता है। तो उसको बनाने के लिए अरबों का खर्चा पड़ता है, अरबों का, करोड़ों का तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है ना? इसीलिए भारत रेलवे का जो पुराना संरचना ढांचा है वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज भी जो अंग्रेजों के द्वारा रेलवे का विकास किया गया था, हम उसी विकास के अनुसरण पर चल रहे हैं। ठीक है? तो ये बात है, सिंपल सी कुछ यहाँ पे आयु आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो रेलवे का ये योगदान है और ये इसकी विशेषता, सिंपल सी। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे। Why is road transport considered more useful than other modes of transport in India? Describe. तो कैसे भाई रोड ट्रांसपोर्ट मोर यूजफुल देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? इसके तरीके से आप ये पॉइंट आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है भाई? सेकंड क्वेश्चन, railways have a profound contribution in the progress of country. Mention the problems of Indian railways. तो सबसे पहले कैसे प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन करता है प्रोग्रेस इंडिया के लिए, के बारे में आपके ये कुछ पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है? और उसके बाद में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन रेलवेज की, वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? अब मानव विकास के बारे में बात आएगी, लेकिन उससे पहले जो हमारा नया पेपर है, इसके हम क्वेश्चन को देखते हैं। नए पेपर के क्वेश्चन में है बच्चों, भारत में जल संभल प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण, धरातलीय जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन और संरक्षण की विधियां किस प्रकार हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या है सर? मतलब सिंपल सा मैं ये बताना है बच्चों कि जल संभल प्रबंधन के लिए और वर्षा जल संग्रहण के लिए जो भी धरातलीय जल संसाधनों के लिए ये दक्ष प्रबंधन किया जाता है, जो विधियां बताई जाती हैं, वो हमें यहाँ पे समझानी है क्या है, किस प्रकार की जाती है। तो पहले बात करेंगे जल संभर प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो देखो जल संभर प्रबंधन, इसके द्वारा क्या होता है कि जो बहता हुआ जल होता है उसको रोका जाता है। देखो जल संभर यानी कि जो भूमिगत जल होती है इसकी बात हो रही है, तो जल प्रबंधन द्वारा जो बह रहा हुआ जल होता है उसको रोका जाता है। इसके द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण, उनकी विधियां जैसे कि अंतःस्राव, तालाब पुनर्भरण किया जा सकता है, यानी कि जो भौम जल धरती में जाने से या फिर किसी गड्ढे में जाने से खराब होगा, बीमारियां फैलेंगी, तो उसका क्या किया जाता है, संचयन किया जाता है किसी तालाब में या फिर घर के ऊपर छत में। ठीक है ना? पुनर्भरण किया जा सकता है अनेक
विधियों के द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी संसाधनों को प्राकृतिक तथा जल संभर रहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण पुनर्उत्पादन को सम्मिलित भी किया जा सकता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन इसमें शामिल आ जाते हैं, मानवीय संसाधन भी इसमें शामिल आते हैं, जिसके माध्यम से जल संबंध प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है जल संबंध प्रबंधन के लिए। अलवारी पानी संसद अलवार राजस्थान के अंतर्गत लोगों के सहयोग के लिए विभिन्न जल संग्रहण संचयन जैसे तालाब सरोवर खुदाई की गई है और बांध बनाए गए। ये कहाँ पे है? ये है अलवार राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज है कहाँ पे? अलवारी पानी संसद। तो इस तरीके से ये जल संबंध प्रबंधन किया जा रहा है। उसके बाद में वर्षा जल संग्रहण के लिए क्या क्या बातें यहाँ पे मैंने याद रखनी चाहिए। तो वर्षा जल संग्रहण के लिए देखो क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह जो ये जल संग्रहण सतह इनका संचयन जलाशयों, झीलों, तालाबों आदि में किया जा सकता है। जो भी वर्षे का पानी होता है इसका संचय। ठीक है, इसीलिए राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिसे हम कुंड अथवा टाका बोलते हैं। तो याद रखिए कुंड अथवा टाका किस प्रदेश में पाया जाता है या फिर कहाँ यूज होता है? तो राजस्थान में। ठीक है, किसके लिए? वर्षा जल संग्रहण के लिए। तो इसमें क्या होता है कि राजस्थान में जो भी घर बनेगा उसमें घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? कुंड अथवा टाका का। ठीक है, जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है और भूमिगत जल स्तर नीचे ना जाए इसको होने से रोकता है। ठीक है, फ्लोराइड नाइट्रेट जैसे जो संदूषक है इनको कम करने व अवमिश्रण भूमिगत जल को गुणवत्ता को बनाए रखने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो ये कुछ बातें हैं और आप इसे इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया कि जल संबंध प्रबंधन कैसे होता है, वर्षा जल संग्रहण कैसे होता है। अब इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ वाटरशेड मैनेजमेंट and rainwater harvesting are methods of efficient management and conservation of groundwater resources in India। तो वाटरशेड मैनेजमेंट होता है क्या, इसके बारे में पहले आप ये समझ लीजिएगा और उसके बाद में रेन वाटर इसका हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में ये 3 पॉइंट आपके। ठीक है, चलिए अब इसी के मामले में हम अपने अगले पेपर को देखेंगे। तो मानव विकास से क्या अभिप्राय होता है बच्चों और इसके 4 प्रमुख स्तंभों के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 बार बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बताने वाला अब यहाँ पे क्योंकि समझा चुका हूँ पहले भी। तो मानव विकास बेसिकली क्या है कि ये जो है लोगों की विकल्प में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है। किसके अनुसार? डॉक्टर महबूब उलहक के अनुसार। ठीक है, 4 स्तंभ होते हैं बच्चों। एक होता है समता, यानी कि जो भी उपलब्ध अवसर है, जो भी हमारे पास संसाधन है उसमें बेसिकली जो है सभी को समान रूप से मिलने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सतत पोषण क्या क्या होती है कि हमारे पास जो भी अवसर है उसको हम ऐसे उपयोग करें, जो भी संसाधन है उसको ऐसे उपयोग करें कि हम भी उपयोग कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो है उसको भी उसका उपयोग करने का मौका मिल सके। ठीक है, उत्पादकता क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि मानव जो है वो कितना श्रम करके अपने लिए या फिर अपने समाज के लिए, परिवार के लिए कितना उत्पादन कर सकता है, उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसके लिए उसके स्वास्थ्य, चिकित्सा, इस पर सरकार को ज्यादा खर्चा करना चाहिए, ये बताया जाता है। सशक्तिकरण, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे पिछड़े होते हैं, तो उनको बाकी समाज के लोगों तक बराबर लाने के लिए उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाता है। उनके लिए उनको सशक्तिकरण बनाया जाता है कि तुम भी इनके लिए कंपटीशन कर सकते हो, उनकी प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें में आ जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट? डिस्क्राइब द 4 मेन पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है और इसके जो 4 मेन पिलर्स हैं उसके बारे में आपके ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है भाई, रेडियोसिटी, एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें ये यहाँ पे आपको समझ में आ गई। नए पेपर का क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या कहता है? इसमें 2 क्वेश्चन बेसिकली। सुएज नहर की विशेषताएं लिखिए तथा राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है, क्यों? कोई 3 कारण बताइए। ठीक है, तो सुएज नहर की विशेषताएं और राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक उपयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है, कोई 3 कारण बताइए इसके बारे में। तो पहले बात करते हैं सुएज नहर की विशेषताओं के बारे में। तो सुएज नहर की क्या क्या विशेषताएं बच्चों? सबसे पहले इस नहर का जो निर्माण था ये 1869 में मिस्र में किया गया था। ठीक है, और यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती भी है और ये लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 145 किलोमीटर गहरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये भाई, किलोमीटर लंबी और इतनी गहरी है। इस नहर के द्वारा यूरोप और दक्षिण एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया की मध्य की जो दूरी है उसकी जो दूरी है वो काफी कम हुई है। ठीक है, इस नहर में प्रतिदिन तकरीबन 1090 जलयान आवागमन करते हैं। नील नदी में नौगम्य ताजे पानी की नहर भी सुएज नहर से मिलती है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए
कि नील नदी में ऐसी कौन सी ताजी पानी की नहर है जो स्वेज नहर में मिलती है, उसका नाम है नौगम्य। क्या नाम है? नौगम्य। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो स्वेज नहर की ये विशेषता है, कब निर्माण होता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये लंबाई चौड़ा, ये लंबाई गहराई है, ठीक है, ये और कुल इतने होते हैं और ये सारी चीजें, ठीक। उसके बाद में क्या है कि राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक उपयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। क्यों? क्योंकि यह यूरोप के संपन्न कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ कहां पहुंचता है, अपनी जो परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न होता है। यानी कि ये कोयला यूरोप के जो संपन्न कोयला खनन क्षेत्र है, यहाँ से गुजरता हुआ अपनी परिवहन सेवाएं देता है, तो इसीलिए ये नदी बेसिन निर्माण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से भी जोड़ता है, ठीक है। प्रति वर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा 2 लाख से अधिक जो आंतरिक मालवाहक पोत हैं, वो इस राइन नदी जलमार्ग से अपनी सामग्रियों का आदान प्रदान करते रहते हैं, ठीक है। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम इसके औद्योगिक क्षेत्रों को अटलांटिक समुद्री मार्ग से भी जोड़ता है। तो जब कोई भी जलमार्ग किसी को बड़े समुद्री मार्ग से जोड़ता है तो उसकी इंपॉर्टेंस में और भी 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बात थी किसके बारे में, राइन नदी जलमार्ग के बारे में, ठीक है भाई। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, स्वेज नहर की विशेषताएं क्या क्या थी और राइन नदी जलमार्ग के बारे में क्या क्या आपके सामने विशेषताएं आती है। ओके, अब इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। राइट द फीचर्स ऑफ सुएज कैनल, व्हाई इज द राइन रिवर वाटरवे मोस्ट यूज्ड वाटरवे इन द वर्ल्ड, गिव एनी 3 रीजंस। आइए मैं आपको 3 रीजन देता हूं भाई। सबसे पहले, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सुएज कैनल, तो क्या है इसके फीचर्स, एंड उसके बाद में द राइन रिवर वाटरवे इन द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड वाटरवेज बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट्स। सिंपल है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 आ जाएगा हमारा, लेकिन उससे पहले 27 यहाँ पे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के आयात व निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप की समीक्षा कीजिए। यानी कि जब भारत आजाद होता है तो पहले ये क्या आयात करता था, उसके बाद में क्या ये निर्यात करता रहा, तो टाइम टू टाइम जो चेंज हुआ है वो हमें समझाना है। तो भारत देखो जब आजाद होता है तो पहले आयात, आयात का मतलब होता है क्या ये खरीदता था, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जब भारत आजाद होता है तो 1950-60 के दशक में इसमें भारत में होती है खाद्यान्नों की कमी, तो इसी की वजह से क्या होता है, ये खाद्यान्न का आयात करता है। और मेनली वस्तुएं क्या होती हैं इस समय, खाद्यान्न यानी कि अनाज वगैरह, पूंजीगत माल, बड़ी बड़ी मशीनरी और जो हथियार वगैरह होते हैं चालू बस्कर, इन सभी को खरीदा करता था, ठीक है। लेकिन जब 1970 का दशक आया और हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति की वजह से खाना खरीदना तो हमने बंद कर दिया, लेकिन अब उन्हें पेट्रोलियम जो पदार्थ थे उनको खरीदना और तेजी से चालू कर दिया था। इसके बाद में जब औद्योगिकरण हुआ, भारत ने जब वैश्वीकरण अपनाया था, उसके बाद में पूंजीगत वस्तुएं, जो बड़ी बड़ी वस्तुएं होती है जैसे कि सोना, चांदी, धातु, चीजें, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, इन सभी का भारत ने आयात करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब ये तो हो गई आयात की बात। अब बारी आती है कि भारत स्वयं क्या बेचता था। तो 1905 से 1960 के दशक में भारत जो था वो ज्यादातर अपने देश के जो अयस्क होते थे, खनिज होते थे और निर्मित जो सामान होता था जैसे कपड़ा से, रेशम से, वो दूसरे देशों में भेजा करता था। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत हमेशा से कॉफी के मामले में, मसाले, चाय, दाल, जो भी मैंने परंपरागत वस्तुएं, उनका निर्यात तो भारत आजादी से पहले भी करता आया हुआ था और आजादी के बाद भी करता आया। ये पॉइंट तो एकदम मस्त है आपके लिए, ठीक है। 2003-4 में इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। मणि रत्नों व आभूषणों की भी निर्यात में व्यापक हिस्सेदारी यहाँ पे देखी गई थी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है बच्चों, जो कि आपको भारत के निर्यात और आयात के संगठन के बदलते स्वरूप के बारे में लिख देंगे, ठीक है। अभी तक हमारा आधा घंटा हुआ है, 29 मिनट हुआ है, लेकिन इस बीच हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है और अभी मैं आपको और भी समझा दूंगा, ठीक है। एक्समाइन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द इंडियाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपोजिशन सिंस इंडिपेंडेंस। सबसे पहले इंपोर्ट की बात आएगी, उसके बाद में आपके ये 3 पॉइंट आएंगे, एक और आ जाएगा नीचे की तरफ, ये रहा। और जब अब बात आएगी एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट के संबंध में आपके ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, अब नए पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या क्यों है एवं इसकी वजह से भूमि निम्नीकरण की समस्या के कारणों का वर्णन कीजिए। तो एक दो क्वेश्चन हमारे 3-3 नंबर के एक ही साथ है कि जो नगरीय अपशिष्ट है इसका निपटान एक गंभीर समस्या क्यों है और भूमि निम्नीकरण की समस्या के कारण क्या है, ठीक है। तो आइए समझते हैं।
भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है। कैसे भाई, तो इसे देखते हैं। गंभीर समस्या ऐसे है कि तेजी से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए जो सुविधाएं थी वो अब अपर्याप्त होने लगी हैं, और इसकी वजह से विभिन्न स्रोतों के द्वारा अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है तो उतना ध्यान दे नहीं पाते हैं, सुविधाएं कम पड़ जाती हैं, तो नए नए तरीके यूज में लाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो गंदगी होती है वो ज्यादा तेजी से बढ़ती जाती है। कारखानों, विद्युत गृह या फिर भवन निर्माण या फिर कहीं पे कोई आपदा आ जाती है, तो ऐसे मात्रा में जो राख निकलती है या फिर जो मलबा निकलता है, उसका निपटान भी नहीं हो पाता है। अब कारखाना हो गया, विद्युत गृह हो गया, भवन निर्माण हो गया, विध्वंस हो गया, इससे कोई भी जो बेसिकली राख वगैरह निकलती है, तो ये कैसे आप इसे सही कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है। अपशिष्ट कचरे का पूर्णतः निपटान ना होना, यानी कि जो कचरा हम फेंकते हैं या अपशिष्ट फेंकते हैं, गंदगी हम फेंकते हैं, वो अगर उस जगह पहुंच भी जाए जहाँ पे कचरा को बेसिकली खत्म किया जाता है छोटे-छोटे पार्ट में, ताकि उसको बेसिकली खाद बनाया जाता है, तो उस एरिया तक पहुंचने के बाद भी ये पूरी तरीके से डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है। बिना एकत्र किए किए छोड़ना, आपने देखा होगा कि पार्क में, सड़क के किनारे आपको ऐसा ही बहुत सारा कूड़ा कचरा देखने को मिल जाता है। तो वो इसी का एग्जाम्पल है कि शहरों में ये नहीं हो पाता है। पर्याप्त स्थान की कमी, क्योंकि देखो आज के टाइम पे विकास तेजी से हो रहा है, तो लोग जो है कूड़े के लिए क्या, किसी अपने देखो, वैसे तो भाई भाई में लड़ाई हो जाती है जमीन के लिए, तो कूड़े के लिए कोई अपनी जमीन क्यों देगा, तो इसके लिए अच्छी जगह नहीं मिल पाती, और जहाँ पे मिलती भी है तो वहां पे लोग जो है वो अपनी धौंस जमाने लगते हैं, अरे मेरी जगह मेरे आगे कूड़ा फेंकेगा तू है, ऐसे कुछ होने लगता है। तो ये चीजें रहती है। पर्याप्त जागरूकता के अभाव में पुनर्चक्रण नहीं हो पाता, यानी कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें अपना जो अपशिष्ट है, जो गंदगी होती है, उसे कैसे साफ रखना चाहिए, और साफ सफाई के क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये लोगों को पता ही नहीं होता है। ये भी कारण है। ठीक है। अब बारी आती है कि भूमि का जो निम्नीकरण है, भूमि जो है उसकी उर्वर क्षमता कैसे खत्म होती जा रही है, इसके बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, अति सिंचाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र, बेसिकली भारत के उत्तरी मैदानों में क्या होता है, लवणीय और जो क्षारीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है अति सिंचाई से। और अति सिंचाई से होता क्या है कि मिट्टी की जो संरचना है वो बदल जाती है, उसके जो गुण होते हैं उसको नष्ट कर देती है, और उर्वरक क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है इसकी वजह से। फिर आते हैं औद्योगिक अपशिष्ट, जैसे कि उद्योगों के द्वारा निकला जो अपशिष्ट है, ये जल को दूषित करता है, और फिर दूषित जल से की गई सिंचाई मृदा के गुणों को खत्म कर देती है। ये बातें होती है। ठीक है। अब ये देखो, जैसे कोई जल निकलेगा, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह है उससे खराब निकलेगा, तो वो मिट्टी को हमेशा, आप सभी को पता है, गंदा ही करेगा, इवन पर्यावरण को भी गंदा करता है। फिर नगरीय अपशिष्ट आ जाते हैं, क्योंकि नगरों से निकला हुआ कूड़ा करकट भूमि को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और नगरों से निकला ही जल, मल व अपशिष्ट के रासायनिक पदार्थ आसपास के क्षेत्रों की मृदा में मिलकर उसे और ज्यादा प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है। तो यानी कि कूड़ा करकट जो भी नगरों से निकलता है, वो आसपास के एरिया में फैल फैल कर आसपास के वातावरण को, उसकी मृदा को बहुत हानि पहुंचाते हैं। फिर आता है अम्ल वर्षा। बेसिकली कारखानों से जो भी गंध निकलती है, ठीक है, जो भी धुआं निकलता है, वो जाता है हमारे एनवायरमेंट में, और इसी वजह से एनवायरमेंट से होती है अम्लीय वर्षा। और जब ये अम्ल वर्षा होती है, तो इससे धरती की जो लवणता है, उर्वरक क्षमता, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। कोयले की खानें, मोटर वाहन, ताप बिजली के घरों में भारी मात्रा में निकलते प्रदूषण मृदा, वायु, इन सभी को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित करते हैं। ठीक है भाई। तो कंप्लीट हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी, भूमि के निम्नीकरण के क्या क्या कारण हैं, और नगरीय अपशिष्टान कैसे एक समस्या बनी हुई है। ओके। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, तथा भारतीय कृषि की कोई चार समस्याएं लिखिए। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व अत्यधिक माना जाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन यापन की एक महत्वपूर्ण विधि भी मानी जाती है। देश की कुल श्रमिक शक्ति की अगर हम बात करें, तो उसमें से 70% भाग जो है वो लोग कृषि ही करते हैं। ठीक है। और देश की कुल राष्ट्रीय उत्पाद की हम बात कर लें, तो उसमें यानी कि जो जीडीपी होती है, उसमें 26% का योगदान भारतीय कृषि देती है। ठीक है। कृषि से जो अन्य बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उनको कच्चा माल भी मिलता है, जैसे कि कपास उद्योग को मिलता है कच्चा माल। ठीक है। जूट उद्योग को कच्चा माल मिलता है, चीनी उद्योगों को गन्ना मिल जाता है कच्चे माल के रूप में। ठीक है। और कृषि से ही पशु को चारा प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत की जो 135 करोड़ की आबादी है, उसे भोजन भी भारत के किसानों के द्वारा ही मिलता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का ये इंपॉर्टेंस देखा गया। ठीक।
उसके बाद में भारतीय कृषि की जो प्रमुख समस्या है वो क्या क्या है? तो सबसे पहली समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भरता, क्योंकि भाई हमारे यहाँ मानसून सही होता नहीं है, इसीलिए हमें ज्यादातर मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है और जो फसल होती है वो कई कबार मानसून नहीं भी आता तो खराब हो जाती है। भूमि सुधारों की कमी होती है क्योंकि छोटे-छोटे खेत होते हैं, विखंडित जोत होते हैं। लोग जो है उन्हें अच्छे सही से अपने जो जो खेत होते हैं वो अगर एक जगह पे मिल जाए तो आसानी से खेती कर पाएँगे। अब उनके एक ही गाँव में एक जगह पे दूसरा खेत है, दूसरी जगह पे दूसरा, तीसरी जगह तीसरा, तो इसको ज़्यादा टाइम लग जाता है खेती करने में, ये भी बात आ जाती है। वित्तीय संस्थानों की बाधाएँ ऋणग्रस्तता है क्योंकि बड़े-बड़े जो साहूकार वगैरह हैं या फिर जो ये कृषि में जो उपयोग होने वाले बेसिकली अ, संयंत्र होते हैं, मशीन वगैरह, इनको ज़्यादा बड़े-बड़े कीमतों पे बेचा जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा काम बेसिकली बहुत बड़ी वो जो है एक ट्रेजेडी है, ठीक है? ऋण में ये बच्चे बने रहते हैं। सिंचाई साधनों की कमी है, लोगों के पास सिंचाई नहीं पहुँच पाती है, ठीक है? अत्यधिक रसायनों व उर्वरकों का उपयोग होता है। देखो, पहले तो किसी को मिलता नहीं अच्छे से और जिसे मिलता है वो तो दबा के यूज़ करता है, जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमें जो है इससे जो फसल है वो और अच्छी होगी। अरे जाहिलो, ऐसा कभी हुआ है? जबकि वो और ज़्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है ना? ये चीज़ें हैं, ओके? तो इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व आपको समझ में आ गया और इसकी समस्या। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को देखेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में है व्हाई इज़ म्युनिसिपल एक सेकंड, हाँ, व्हाई इज़ म्युनिसिपल वेस्ट डिस्पोज़ल अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द केस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो जो म्युनिसिपल वेस्ट डिस्पोज़ल इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, हाउ इज़ इट? दैट इज़ लाइक दिस वन। ड्यू टू दी प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पे एक्सेसिव इरिगेशन आता है। उसके बाद में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसकी बात आती है। उसके बाद में अर्बन वेस्ट एंड द एसिड रेन इसकी बात आती है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी एंड राइट और फोर मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई क्या क्या है यहाँ पे। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, तो उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं, आप पढ़िए इसी वीडियो को पॉज करके। और इसके बाद में फिर आता है कि फॉलोइंग आर दी मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसके बारे में। ठीक है भाई, चलिए अब आएगा हमारा सेक्शन नंबर डी, लेकिन उससे पहले दूसरी वीडियो को देख लेंगे। तो गहन निर्वाह कृषि के बारे में मुख्य विशेषता आपको बतानी थी और कहाँ-कहाँ पे ये होती है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये दो तरीके की होती है गहन निर्वाह कृषि, जिसमें सबसे पहली होती है चावल प्रधान, इसमें जिसमें कि फसल जो मुख्य होती है वो चावल ही होती है। इसमें खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है क्योंकि जनसंख्या इसमें ज्यादा होती है। कृषि कार्य में कृषि का पूरा जो परिवार होता है वो लगा होता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो भाई सारे बंद तो काम करेंगे ही। श्रम कैसा होता है? तो भाई इसमें ना भूमि का गहन उपयोग होता है, इसीलिए इसमें यंत्रों की अपेक्षा मानवीय जो श्रम होता है, मानव का श्रम जो मजदूर होते हैं वो ज्यादा इसमें लगते हैं, ठीक है। इसकी उपज बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर की खाद, हरी खाद, इन सभी का उपयोग होता है, ठीक है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषि का उत्पादन कम होता है, इसमें ये चीज आती है, ठीक है। चावल रहित क्या होती है? इसमें चावल की खेती नहीं होती है, बाकी जहां जहां पे ये खेती होती है उसकी यहाँ पे विशेषताएं दे दी गई है, जैसे कि मानसूनी हिस्से के उच्चावच वाले भाग यहाँ पे जलवायु और उच्चावच, मृदा, अन्य भौगोलिक कारकों की वजह से धान की फसल नहीं हो पाती। धान नहीं बेसिकली, अरे पैसे की खेती होगी क्या? धान है बेसिकली, ठीक है। तो धान की फसल नहीं उगा पाते। उत्तरी चाइना, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया में, उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम इसको नहीं बोया जा सकता, ये सारी चीजें। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं व दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुखता रूप से उगाया जाता है। कृषि की अधिकतर विशेषताएं वही है जो चावल प्रधान कृषि की हैं, केवल अंतर ये है कि इसमें सिंचाई की जाती है, ये सिंपल। ठीक है भाई, तो कंप्लीट आपका ये पार्ट खत्म हो गया। अब उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा वो दिया हुआ है बच्चों, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताइए। तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है ये। तो सबसे पहले बात आएगी चलवासी। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये जो पशुपालक होते हैं ये समुदाय चारे की तलाश में, जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने मवेशियों के साथ में चलते ही रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं। ये पूंजी प्रधान नहीं होता है क्योंकि पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है और ये प्राकृतिक रूप से पले बड़े होते हैं और इनकी विशेष देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। पशु के प्रकार की बात आएगी तो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, जैसे कि सहारा व एशिया के नस्लों में भेड़, बकरी, ऊंट ये सभी पाले जाते हैं, ये सारी चीजें। और इसके बाद में यहाँ पे क्षेत्र की बात आएगी तो पुरानी दुनिया के देश होते हैं बेसिकली, जैसे उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया, मध्य चीन, यूरोप, एशिया, ये सारी चीजें। ओके, अब आता है वाणिज्य पशुधन पालन। तो इसका अर्थ होता है बेसिकली एक किसी निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर काम किया जाता है और उनके चारों ओर की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है, ठीक है। पूंजी कैसी होती है?
तो चलवासी पशुचारण की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित पूंजी प्रधान होते हैं ये, ठीक है। पशुओं की देखभाल इसमें बेसिकली वैज्ञानिक तरीके से होती है, तो पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है इसमें बेसिकली, ठीक है। पशु के प्रकार होते हैं, इसमें एक ही फार्म में एक ही तरीके के पशु को पाला जाता है। इसमें नई दुनिया के देश शामिल होते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त अमेरिका, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है भाई। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन थे। अभी इनको इंग्लिश में देख लेंगे आप सारे के सारे कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इन विच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दिस टाइप एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। तो कहां पे होता है इस बारे में आप देख लेंगे, तो अच्छा में दिया हुआ है, तो देख लेंगे पहले। राइस डोमिनेटेड इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, उसके बारे में आपका ये पॉइंट आ जाएगा। और इसके बाद में इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर विदाउट राइस, तो उसके बारे में आपके ये पॉइंट आ जाएंगे, आप आसानी से पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि जो पेस्टोरलिज्म है इसके बारे में आपको समझाना था, ठीक है, डिफरेंस करना था। ये आपका आ जाता है मीनिंग, कैपिटल, केयर ऑफ एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, रीजन आ जाते हैं। उसके बाद जो कमर्शियल लाइव स्टॉक फार्मिंग थी इसके बारे में आपको बताना था, तो ये आपके पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आएगा आपका मैप, लेकिन मैप आने से पहले मैं आपको आपके सपोर्टिंग मटेरियल के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा देता हूँ, जिससे कि आपकी ना तैयारी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा करवाता हूँ एक बार ध्यान से, ठीक है। लेके चलते हैं। यहाँ पे देखो जो आपके कृषियों वाले क्वेश्चन है ना, इनको आप करके जाना, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे भूमध्य सागरीय जो कृषि है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि कैसी होती है, इसमें खट्टे फलों का उत्पादन होता है, इन पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ शुष्क भूमि की कृषि की जाती है, गर्मी के महीने में अंजीर हो गया, जैतून हो गया, ये पैदा होते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ बातें होती है। बाजार के लिए सब्जी खेती उद्यान कृषि की विशेषताएं बताइए, तो ये भी बहुत अच्छी प्रश्न है कि इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्दा में मिलने वाली जो फसलें होती हैं, जैसे कि सब्जियां, फल, पुष्प, ये लगाए जाते हैं जिनकी मांग नंगरों में ज्यादा होती है। इन कृषि में क्या होता है, खेतों का जो आकार होता है वो काफी छोटा होता है, और खेत यातायात के जो साधन होते हैं वो काफी अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। बाकी पशुचारक क्या होते हैं, पशुचारण ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। आदिमकालीन जो गहन निर्वाह कृषि होती है, सॉरी आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि होती है, इसके बारे में आप समझ लीजिए ना, ये दिया हुआ है इसके बारे में ये पॉइंट, और नीचे आपका ये दिया हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लेना आप, ठीक। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है रोपड़ कृषि की विशेषताएं आ जाएंगी कुछ कुछ, जैसे कि अर्थ क्या होता है, इसमें एक ही तरीके की व्यापारिक कृषि की जाती है, ठीक है, जैसे कि चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, कपास, केला, कोई एक ही लगाया जाता है, ठीक है। खेत का आकार इसमें बहुत ही बड़ा होता है, पूंजी का निवेश बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें उसको चलाने के लिए, रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तकनीकी में बहुत बहुत बड़े बड़े प्रबंध किए जाते हैं, ठीक है। एक फसलीय कृषि होती है, श्रम बहुत ज्यादा लगता है, परिवहन के साधन अच्छे चाहिए होते हैं, क्षेत्र आ जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में जो आपकी द्वितीय क्रिया वाला क्वेश्चन है, उसमें से देखिए जो क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि स्वामित्व के आधार पे जो उद्योग हैं इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पे वर्गीकरण बहुत तरीके से होता है। पहला आता है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग बेसिकली ऐसे उद्योग जो किसके अधीन होते हैं, सरकार के, और सरकार इनका प्रबंधन करती है, जैसे कि लोहा हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, ठीक है। अधिकतर जो समाजवादी हैं या फिर साम्यवादी देश हैं वहां पर ये पाया जाता है, ठीक। तो उसके बाद में निजी क्षेत्र कैसे होते हैं, तो निजी क्षेत्र बेसिकली ये ऐसे उद्योग होते हैं, ऐसे उद्योगों का मालिक कौन होता है, या तो एक व्यक्ति होती है या तो कोई एक कंपनी होती है। जो नॉर्मली कोई एक कंपनी होती है उसका मालिक कौन होता है, या तो कोई व्यक्ति या कोई समूह होता है, ठीक है। व्यक्ति या फिर निजी कंपनियां इन उद्योगों का स्वयं प्रबंधन करती हैं, और ये ज्यादातर पूंजीवादी देशों में पाए जाते हैं, जैसे भारत में टाटा समूह हो गया, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। संयुक्त क्षेत्र, कुछ उद्योगों का संचालन सरकार और जो निजी कंपनी है वो मिलकर करती है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, यानी कि एचपीसीएल है, ठीक है। मित्तल एनर्जी लिमिटेड है, यानी कि एचपीसीएल है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। संसार में जो हथकरघा उद्योग होते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो श्रमिकों की आवश्यकता इसमें जो है अधिक होती है, ठीक है। अधिक कुशल श्रमिकों को रोजगार इसमें मिल सकता है, पूंजी की आवश्यकता कम होती है, इसके अंदर सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य आसानी से किया जा सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है, और ये भी याद रखना बच्चों कि उद्योगों की जो अवस्थिति होती है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मैं देखो थोड़ा बड़ा करके समझा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले होते हैं भौतिक कारक, यानी कि कच्चा माल जहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा आप वहां पे उद्योग लगाएंगे। आपके उद्योग के लिए अनुकूल जलवायु जहाँ पे मिलेगी आप वहां पे लगाएंगे, ठीक है। आपको जहाँ पे उद्योग के अनुसार जितना जल चाहिए अगर वो मिल जाएगा तो वहां पे आप उद्योग को लगाएंगे। अगर आपको वहां पे शक्ति के साधन यानी कि जो बिजली वगैरह वो अच्छे से मिल जाएगी तो वहां पे लगाएंगे।
कुछ इसके मानवीय कारक होते हैं, जैसे कि अगर आपको वहाँ पे सस्ता और आसान सा श्रम मिल जाता है, श्रमिक अच्छे मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पे उद्योग लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि इस एरिया में मुझे श्रम वगैरह आदि के लिए पूँजी मेरी कम लगेगी, तो आप वहाँ पे उद्योग को लगाएँगे। अगर आपको परिवहन का साधन अच्छा मिलेगा, तो आप उद्योग लगाएँगे। बाज़ार होगा, तो उद्योग लगाएँगे, क्योंकि उद्योग के लिए मेन ज़रूरी क्या है? परिवहन और बाज़ार है, क्योंकि अगर परिवहन बाज़ार होगा ही नहीं, तो माल को बेचेंगे कैसे? और कुछ सरकारी नीतियाँ भी ऐसी होनी चाहिए, जो उनको बढ़ावा देने वाली हो, ना कि उनको खत्म करने वाली हो। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये कुछ-कुछ कारक हैं, जो कि दर्शाते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है? तो ये कुछ-कुछ पॉइंट थे, जो कि आपको याद रखने हैं मेनली। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि मैं आपको ना थोड़ा चीज़ें यहाँ पे समझा देता हूँ। 1 सेकंड। कुछ क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र के बारे में। ठीक है? ये केंद्र जो केंद्रीय निकटवर्ती बस्तियाँ होती हैं, यहाँ पे होते हैं, और नगरीय ये जो नगरीय सेवाएँ होती हैं, इनको प्रदान करते हैं। विपणन केंद्र ये स्थानीय संगठन और वितरण सेवाएँ प्रदान करते हैं, लेकिन नगरीय क्या करते हैं? ये स्थानीय सेवाओं के साथ-साथ विशिष्टीकृत एवं विशिष्टीकृत वस्तुएँ सेवाएँ भी देते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र क्या करते हैं? ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएँ सुविकसित नहीं करते, और ये करते हैं। ठीक है? ग्रामीण विपणन केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, लेकिन नगरीय जो वो क्या करते हैं? ये व्यावसायिक सेवाएँ जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, शिक्षा, इन सभी को भी और भी बेसिकली विकसित करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो ये कुछ-कुछ पार्ट थे। अब यहाँ पे आ जाता है भाई अगला क्वेश्चन कि जो पर्यटक सेवा है, इससे क्या मतलब होता है? तो पर्यटक का मतलब क्या होता है? पर्यटक सेवा का क्या मतलब होता है? पर्यटन को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, जैसे इसकी मांग होती है, परिवहन होती है, ठीक है? और जलवायु होता है, ठीक? भूदृश्य है, इतिहास, कला है, संस्कृति है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा मेनली, ठीक है? अब यहाँ पे है कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हाँ, पनामा नहर के बारे में आपको याद रखना है आपको, पनामा नहर की इम्पोर्टेंट जो विशेषताएँ बच्चों इसके बारे में, ठीक है? तो पनामा नहर के बारे में आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं। मैंने आपको राइन और आपका जो सुएज़ नहर है इसकी बता दिया, और पनामा नहर के यहाँ पे बता दिए हैं, तो आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएँगे। ठीक? अब यहाँ पे हाँ, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि पाइपलाइन के गुण एवं दोष को स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है भाई ये, पाइपलाइन के गुण और दोष के बारे में। तो याद रख लेना इसको कि पाइपलाइन के गुण और दोष क्या-क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो देख लेना, जैसे दिया हुआ है कि पाइपलाइन के लाभ क्या होते हैं। तो लाभ ये होते हैं कि कठिन, ऊबड़-खाबड़ या भूभाग तथा पानी के नीचे भी इसे आसानी से बिछाया जा सकता है। इनके संचालन रख-रखाव का अपेक्षाकृत खर्चा कम होता है। यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता और जो पर्यावरण के हित ऐसे ही, क्योंकि इससे पर्यावरण का प्रदूषण बहुत कम होता है। ठीक है? पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बहुत ही बचत होती है, साथ ही मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। ठीक है? परिवहन के सघन पदार्थों की आपूर्ति निरंतर बनी रहती है। लेकिन इसके दोष भी हैं, जैसे कि दोष ये है कि एक बार पाइपलाइन बिछा दी गई, तो दोबारा इसमें पाइपलाइनों में कोई लोच नहीं होती बेसिकली। एक बार बनाने के बाद में इनकी क्षमता को ना तो घटाया जा सकता है और नहीं तो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है? पाइपलाइन में रिसाव का पता लगना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक रिसाव का पता चलेगा तब तक दुर्घटना घट चुकी होती है। ठीक है? तो ये होते हैं, और अगर कहीं पे फट भी जाता है तो मरम्मत करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है भाई? तो ये कुछ-कुछ पार्ट थे आपके पाइपलाइन के बारे में, जो मैंने आपको समझा दिए। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में कुछ-कुछ बातें याद रख लेना। एग्ज़ाम्पल के लिए कि यहाँ पे नहीं है वो क्वेश्चन। जो आपकी सेकंड बुक है, इसमें कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 1 सेकंड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चों कि भारत में जनसंख्या के घनत्व का जो स्थानिक वितरण है, ये कैसा है इसके बारे में। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से याद कीजिएगा, ठीक है? वेल मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो जाएगा इसको बनाते-बनाते, जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, पेपर में जो मैंने आपको बताया हुआ है, आप उसे याद कर लीजिए, ठीक है? जैसे कि मैंने पेपर में आपको बताया हुआ था कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है? तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन के लिए, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, और ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे आज का समाज जो ग्रामीण था, खेतिया था, अशिक्षित था, वो कैसे-कैसे नगरीय बनता चला गया, कैसे साक्षर बनता चला गया, और जन्म मृत्यु के बारे में ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है? 4 इसकी जो है 3 इसकी अवस्थाएँ होती हैं, एक प्रथम होती है, एक द्वितीय है और एक अंतिम अवस्था है। ये 3 अवस्थाएँ होती हैं इसके बारे में सिंपल। ठीक है? चलिए सबको छोड़ते हैं, सीधा मैप की बात करेंगे। तो मैप में देखो क्या है, मैं आपको मैप की थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आपकी मैप का कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो मैप में देखिए होता क्या है, मेनली आपसे पूछा जाएगा अलग-अलग तरीके से, जैसे कि संसार के महाद्वीप के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में। जैसे कि उत्तरी अफ्रीका जो आपका महाद्वीप है, इसमें सबसे बड़ा देश होता है बच्चों कनाडा। तो यहाँ पे जो है बच्चों ये कनाडा दिया हुआ है।
दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश होता है क्षेत्रफल के आधार पे ब्राजील, तो यहाँ पे बच्चों ब्राजील दिया हुआ है जो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ठीक है। यूरोप यानी कि फ्रांस कहाँ पे है, तो ये रहा आपका यूरोप में फ्रांस आ जाता है। अफ्रीका में अल्जीरिया है, तो वहीं पे ऊपर की तरफ अल्जीरिया आ जाता है। चाइना एशिया में, तो भारत के ऊपर चाइना आ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया तो आपका अलग महाद्वीप हो ही जाता है। तो ये आपके कुछ जो बेसिकली मैप था उसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो मैप बहुत ही आसान सा है बच्चों, ये देख लिया आपने। एक और मैप की प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ, जैसे कि संसार के जो प्रमुख निर्वहन संघनन क्षेत्र है इसके बारे में। तो बेसिकली टोटल 5 हैं, जिसमें सबसे पहले उत्तरी कनाडा है। तो अभी हमने कनाडा देखा था ना, उसी के ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये उत्तरी कनाडा कहलाता है। अमेजन बेसिन बेसिकली ब्राजील का थोड़ा भाग, और उसका जो बेसिकली इसके ऊपर का भाग है वो अमेजन बेसिन हो जाता है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, बेसिकली ये वाला जो एरिया होता है जहां से ये टूट रहा होता है, बेसिकली जहां से इसकी आकृति चेंज होती है, उसी को बोलते हैं। उत्तरी रशिया यानी कि जो रशिया होता है इसका ऊपर का ये पूरा का पूरा भाग इसमें हो जाता है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में तो आपका जो आसियान वाले देश होते हैं ना, उसकी बात यहाँ पे आ जाती है, सिंपल सा। तो ये आपका मैप हो गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। अब इसमें एक आधा मैप और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि संसार में जो जलवायु पशुचारण क्षेत्र होते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि पहले हम अफ्रीका की बात करें, तो 3 तो अफ्रीका में ही है। जैसे कि पहला है उत्तरी अफ्रीका, तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला, ये कहलाता है उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। दूसरा है आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, और तीसरा है मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका के बगल में छोटा सा एक द्वीपीय देश है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मेडागास्कर के बगल में छोटा सा द्वीपीय देश है। उसके बाद में चाइना के पास में ये मंगोलिया यहाँ पे आ जाता है, चाइना वाला। और ये वाला जो आपका टुंड्रा प्रदेश आ जाता है यूरेशिया के, इस तरीके, ठीक है। तो ये मैंने आपका मैप था, वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इंडिया का एक आधा मैप देख लेते हैं। तो इंडिया के मैप में मैं आपको एक कोयला खदानों के बारे में समझा देता हूँ, जैसे कि झरिया कहाँ पे है। तो झरिया जो है वो बच्चों यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से देखो, ये रहा झरिया। एक सेकेंड, मैं ना आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है उसी में से मैप निकाल के आपको समझा दूँ, ठीक है। हम हैं इंडिया के मैप पे, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज आपको मैप की थोड़ी प्रैक्टिस भी करवा देते हैं इसी की लगे हाथों। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पे सबसे बड़ा जो देश, सबसे बड़ा जो राज्य भारत में, वो कौन सा है, सबसे जो घनत्व सबसे ज्यादा जहां पे पाया जाता है वो कौन सा है, तो वो है बच्चों ये वाला आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे अधिक बेसिकली अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये? हाँ, बेसिकली लोवेस्ट है। लोवेस्ट कहाँ पे बच्चों, लोवेस्ट की बात हो रही है ना, तब अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि जब हम कम की बात करेंगे तब अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन जब हम ज्यादा की बात करेंगे 2011 के अनुसार, तो आएगा आपका बिहार। ये जो बिहार लिखा है ना, ये बिहार आ जाएगा। जब कम होगा तो अरुणाचल प्रदेश, ज्यादा होगा तो बिहार की बात आ जाएगी। जनसंख्या वृद्धि के आधार पे कि कितना घनत्व है, बेसिकली घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ज्यादा बिहार में, ठीक है। उसके बाद में 10 मिलियन से अधिक वाले जो नगर कौन-कौन से होते हैं बच्चों? तो 10 मिलियन से अधिक वाले नगर हैं, सबसे पहले तो हमारा प्यारा सा दिल्ली, ठीक है। फिर वृहद मुंबई आ जाता है गोवा के ऊपर में, फिर कोलकाता आ जाता है, और इधर कर्नाटक के आसपास में जो बेंगलुरु है ये आ जाएगा, और तमिलनाडु में ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जो चेन्नई है ये आ जाता है, ठीक है। देख लेना दोबारा से। सबसे पहले यहाँ पे आता है ऊपर की तरफ हमारा दिल्ली, ये वाला पार्ट। उसके बाद में फिर यहाँ पे वृहद मुंबई आ जाता है 10 मिलियन से अधिक वाला, फिर कोलकाता आ जाता है, बेंगलुरु आ जाता है, और यहाँ पे चेन्नई आ जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपका मैंने इंडिया का मैप भी आपको बता दिया अच्छे तरीके से। और एक आधा मैप आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए, देखो ध्यान से समझिएगा, इस मैप को काफी अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपकी एक साथ कंप्लीट होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक, थोड़ा और बड़ा कर ले, हाँ, सबसे अधिक जो कपास उत्पादित राज्य है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है बच्चों, वो है गुजरात, ये रहा, ठीक है। सबसे अधिक जो कपास उत्पादित राज्य है वो गुजरात है, ठीक है। अब अगर आपसे कई विशेषता पूछी जाए उत्तर प्रदेश के बारे में, सबसे अधिक गेहूं, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा प्यारा सा यूपी, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे अधिक चावल और जूट उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, तो ये है बच्चों पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है हमारा असम। अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही आपका असम मिल जाएगा, ठीक। सबसे अधिक कॉफी यानी कि कहवा जो है ये किस राज्य में उगाया जाता है बच्चों, तो ये उगाया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैप्स एक ही बार में। सबसे अधिक कपास वाला राज्य कौन सा है, तो ये जो है वो आपका गुजरात आ जाता है। और यूपी की बात आ जाती है सबसे अधिक गेहूं और गन्ना उत्पादक राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल जूट और चावल के उत्पादक राज्य के बारे में।
असम के बारे में देखेंगे तो सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है, और कर्नाटक सबसे अधिक कॉफी वाला बात है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला है कि लौ अयस्क खदानें कहाँ कहाँ पे हैं। तो भाई लौ अयस्क खदानें देख लेंगे आप कहाँ कहाँ पे हैं। तो ऊपर से शुरुआत करेंगे, तो ऊपर से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले है हमारा छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है बेलाडीला, और बेलाडीला है इस एरिया पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेलाडीला। उसके बाद ओडिशा में बच्चों मयूरभंज, जो कि कोलकाता के नीचे बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल के नीचे मयूरभंज बेसिकली है तो ओडिशा में। उसके बाद महाराष्ट्र में है बेसिकली आपकी रत्नागिरी, महाराष्ट्र में कौन सी है, रत्नागिरी। के बाद में फिर कर्नाटक में कौन सी है बच्चों, बेल्लारी है। और ये सभी क्या है, ये सभी के सभी लौह अयस्क खदानें हैं। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, जिसमें सबसे पहले उड़ीसा में आ जाता है आपका मयूरभंज, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला यहाँ पे आ जाता है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, और बेल्लारी जो है वो कर्नाटक में है, इस तरीके। ठीक है, तो आपका ये मैप भी कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से मैग्नीज खदानें आ जाती हैं, बेसिकली मेनली दो ही होती है, एक एमपी में यहाँ पे आ जाती है बालाघाट, और एक कर्नाटक में यहाँ इस एरिया में जाती है शिमोगा। दो ही हैं, एक बालाघाट और एक शिमोगा, दोनों में से कोई एक आएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, अब इसी तरीके से आपका जो है तांबा खाने आ जाती है, जैसे कि राजस्थान में खेतड़ी यहाँ पे जाता है। ठीक है, और झारखंड में ये जो है वो आपका यहाँ पे हजारीबाग आ जाता है, और उसी के नीचे झारखंड के बिल्कुल नीचे में ही जो है वो आपका ये आ जाता है, क्या बोलते हैं, सिंहभूम, दोनों उसी में आ जाते हैं। ठीक है, ओके। और भी यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ल्ड के इंडिया के मैप वो देख लेना। यहाँ पे हम कुछ और एक आधा देख लेते हैं वर्ल्ड वाला मैप। ठीक है, अच्छा बॉक्साइट खदाने भी हैं क्या, हम वर्ल्ड वाला मैप एक आधा और देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। हाँ ये देख लो, संसार के जो प्रमुख वायु पतन है इसके बारे में, कि कौन सा वायु पतन कहाँ कहाँ पे है, तो इसकी प्रैक्टिस आपकी करवाते हैं अच्छी तरीके से। देखो सबसे पहले आएगी बात एशिया की, तो एशिया में कौन कौन सा प्रमुख वायु पतन है बच्चों। सबसे पहले एशिया में है टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेद्दा, अदन। तो ये बेसिकली राजधानी है एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि जापान की राजधानी है टोक्यो, तो जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ पे है बच्चों, मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे तरीके से, थोड़ा सा और साइड। ठीक है, तो जापान की राजधानी क्या है बच्चों, टोक्यो, ये रही यहाँ पे। मुंबई भारत में मुंबई है, चीन की राजधानी बीजिंग है यहाँ पर। और उसके बाद में और जो जेद्दा अदन था वो जेद्दा ऊपर आ जाता है, अदन यहाँ पे नीचे आ जाता है, अरब प्रायद्वीप के बारे में। ठीक, उसके बाद में अगला आपका जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप आ जाता है, जिसमें जोहानेस नेरोबी है। तो अफ्रीकी महाद्वीप में जोहानेस नेरोबी कहाँ है, जोहानेस नीचे की तरफ है और नेरोबी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ये चीजें आ जाती है। तो आप इस मैप को अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिएगा बहुत अच्छे से। मैंने देखो वर्ल्ड के मैप के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप उसे देख लेना, उससे आपकी प्रैक्टिस एक नंबर की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम हो चुका है, 58 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, जितना हो सकता था मेरी तरफ से मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है, और आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों, अगर आप सभी को एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे ना एक कोई अच्छा सा क्वेश्चन निकालते हैं, फिर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ना एमसीक्यू एक दो और अच्छे से कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि याद रखिएगा वर्षा जल संग्रहण के लिए, जैसे कि तमिलनाडु में कौन सा वो जो चलाया जा रहा है कार्यक्रम, तो वो घरों में जो है वो जल संग्रहण, घरों में जल संग्रहण संरचना आवश्यक की गई है। जल संबंध परियोजना हरियाली के संबंध में है। आंध्र प्रदेश में न्यूनतम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान में अरवारी पानी संसद चलाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। और इस मामले में और भी एक आधा क्वेश्चन आपको मैं बढ़िया बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है बच्चों, तो अब अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे कम वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा, जहाँ पे शून्य एक तरीके से, तो वो है हमारा यूरोपीय महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद में सबसे अधिक वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, तो साइबेरिया है 8.2%, और सबसे कम वाला कौन सा है, तो लेटाविया है 1.5%, इस तरीके से है। ठीक, और भी यहाँ पे मैं आपको एक आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे कि विश्व का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है बच्चों, लेटाविया है, जहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंग अनुपात है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात में, यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 468 महिला है। और विश्व का जो औसत लिंग अनुपात है बच्चों वो 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं, यानी कि 1000 मेल्स हैं तो उन पर ये जो है 990 फीमेल्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा होने वाला है, और इस तरीके से हमने जो वीडियो थी उसको कंप्लीट कर लिया है। और आई होप कि जो जो मैंने आपको यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, नॉर्मली आपके जो एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लगता था मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
वो मैंने आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझा दिया। ठीक है, बाकी आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।